हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स पार्ट 4 यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आज अंतिम लेक्चर पर बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर के उपरांत वारेन हेस्टिंग्स का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत बनारस के राजा चेत सिंह अवध की रानियों के विरुद्ध वारेन हेस्टिंग्स की क्या नीतियां रहीं, किस प्रकार से उसने इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया और बाद में वारेन हेस्टिंग्स का एक मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स और राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह जो कि बनारस के राजा थे, इनके पिता बलवंत सिंह अवध के नवाब के आश्रित थे और बाद में इन्हीं का उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ राजा चेत सिंह। ठीक है। 1775 में अवध के नवाब ने बनारस को कंपनी को सौंप दिया। समस्या यहाँ से उत्पन्न होती है जब 75 में अवध के नवाब ने बनारस को कंपनी को सौंप दिया और 75 से पहले बनारस जो है अवध का एक क्षेत्र हुआ करता था। अब चेत सिंह कंपनी के प्रभुत्व में आ गए, कंपनी को सौंप दिया गया। अब उसमें होता क्या था कि जो लगान है वो वार्षिक रूप से पहले अवध के नवाब को देना होता था। अब क्या हुआ कि वो कंपनी को देना प्रारंभ कर दिया चेत सिंह ने। तो चेत सिंह प्रतिवर्ष कंपनी को लगान देता था। ऐसी स्थिति में इस लगान में वृद्धि नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी 1778 में वारेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह से 5 लाख रुपए की मांग की। यह राशि प्रदान कर दी गई। ठीक है। 78 में 5 लाख रुपए मांगे वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के राजा से, तो उन्होंने दे दी। उसके अगले वर्ष फिर से कुछ राशि मांगी, तब उसको फिर से राजा चेत सिंह ने दे दिया। और उसके अगले वर्ष फिर से वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के राजा से धन की मांग की। लगान के साथ साथ ये एक्स्ट्रा धन था जो मांग करता था वारेन हेस्टिंग। तो इस बार उसको देने में चेत सिंह थोड़ा असमर्थ साबित हुआ और उसने ये कहलाया भी कि अभी मैं ये धन देने में समर्थ नहीं हूँ। तो इसकी वजह से वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि जब चेत सिंह धन की आपूर्ति करवाने में असमर्थ हो गया तो हेस्टिंग्स ने इसे कंपनी की अवमानना की संज्ञा दी तथा चेत सिंह पर 50 लाख रुपया का जुर्माना लगा दिया। और यह सिर्फ एक बहाना था और इस 50 लाख जुर्माना के बदले वह स्वयं बनारस की ओर प्रस्थान किया। बनारस की ओर जब प्रस्थान किया और जब बनारस पहुंचा तब तक चेत सिंह जो वहां का राजा था बनारस छोड़कर भाग गया और हेस्टिंग्स ने बनारस पर कब्जा कर लिया और चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को बनारस का कठपुतली शासक बना दिया। ठीक है। महीप नारायण, फिर इसके बाद विभूति नारायण, इस तरह के शासक जो है बनारस में देखने को मिलते हैं। चेत सिंह के संबंध में वारेन हेस्टिंग्स की उक्त कार्रवाई की आलोचना की गई और जब इस पर अभियोग लगाया गया था तो इसके खिलाफ ये भी एक मामला, 3-4 मामले एक साथ रखे गए थे वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ कोर्ट में। उनमें ये भी एक मामला था कि बनारस के राजा को ज़बरदस्ती इन्होंने सताने का प्रयास किया। ठीक है। तो ये था पूरा बनारस इस तरह से कब्जा हुआ। अब बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स और अवध की
बेगमें। अवध के नवाब आसफुद्दौला पर कंपनी का 15 लाख रुपया बकाया था। इस राशि को लौटाने में नवाब असमर्थ था। ठीक है। जब वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब पर इस राशि के भुगतान हेतु दबाव डाला तो कंपनी से ये आज्ञा मांगी कि उसे अपनी विमाताओं, ठीक है, यानी कि जो अवध का नवाब था उसने कंपनी से ये मांग की कि पैसा जो है वो उसकी विमाताओं यानी पिता की विधवाओं के पास है। यदि उनके खजानों की चाबी पर जो हक है वो नवाब का हो जाए या उसके कोष को प्राप्त करने की अनुमति अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको 15 लाख रुपए का जो बकाया धनराशि है वो दे सकता हूँ। लेकिन इसमें जो नवाब था वो खुद से जो है अपनी माताओं पर एक्शन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि थी तो उसकी माता ही, इसलिए वो संकोच करता था उनके कोष पर अधिकार करने से। तो जब वारेन हेस्टिंग्स ने ये बात सुनी तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा, और बार बार जो है नवाब आसफुद्दौला को उसने उकसाया कि नहीं, तुम उनके कोष पर कब्जा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। और कंपनी की तरफ से उसने ये बातें विधवाओं के पास या विमाताओं के पास कहलवा भेजी और तुरंत हेस्टिंग्स ने अनुमति प्रदान कर दी अवध के नवाब को कि आप अपनी विमाताओं का कोष जो है अपने पास रखेंगे, और ये सूचना जो है कंपनी के माध्यम से उनकी विमाताओं के पास पहुंचा दी गई। लेकिन हेस्टिंग्स ने नवाब की सहायता के लिए अंग्रेज रेजिडेंट मिस्टर मिडल्टन को यह आदेश दिया कि वह अवध की बेगमों को अपनी सेना के माध्यम से इस प्रकार विवश कर दें कि वे नवाब की इच्छा के अनुसार कार्य करें। इस प्रकार बेगमों को लगभग 105 लाख रुपया देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, तो बाद में इन पर दबाव बनाया गया और बेगमों से 105 लाख रुपया देने के लिए बाध्य किया गया। और केवल यही नहीं, इनके महल में जाकर के इनके हरम की स्त्री दासियों को सताया गया, अत्याचार किया गया। ये सारे अत्याचार जो है बाद में महाभियोग में सामने निकल कर आते हैं। तो इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग्स के इस कृत्य की भी बहुत कटु का आलोचना जो है की गई थी। उस समय दिक्कत ये थी वारेन हेस्टिंग्स की कि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो बहुत घाटे में चल रही थी। कंपनी के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि उस समय निजी व्यापार और इन सब की वजह से ये होता था कि कर्मचारी जो है जो भ्रष्टाचार और निजी व्यापार में इतने ज़्यादा लिप्त थे कि कंपनी के पास पैसा ना होकर के कंपनी के कर्मचारियों के पास पैसा था। ठीक है, तो उस कंपनी की आय को मजबूत करने के लिए, उसके कोष को मजबूत करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को पैसों की सख्त आवश्यकता रहती थी। इसलिए वो जहाँ देखो वहाँ केवल पैसे पाने का ही प्रयास करता रहता था, और उस वजह से उसने कई सारे ऐसे कार्य भी किए जो उसके लिए अशोभनीय थे। ठीक है, तो ये था वारेन हेस्टिंग्स के समय राजा चेत सिंह और अवध की बेगमों का के साथ संबंध, जो भी किस प्रकार के थे, किस प्रकार से इनके बीच अंतर विरोध रहा, वो सारी बातें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन की। वारेन हेस्टिंग्स के संबंध में ये कहा जाता है कि उसने बलपूर्वक भारत को लूटा और शासन किया। उसने ब्रिटिश शासन के आक्रांता पक्ष को प्रस्तुत किया। उसकी पंचवर्षीय कर संग्रहण की व्यवस्था से कृषकों को अपार कष्ट हुआ। उसके द्वारा प्रस्तुत न्याय की द्वैत प्रणाली से में सदैव टकराव की स्थिति बनी रही। ठीक है, चेत सिंह और अवध की बेगमों के लिए किए गए व्यवहार की बहुत आलोचना हुई। 1788 से 95 तक उस पर महाभियोग
का मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा जो है बर्क के द्वारा, बर्क ये इंग्लिश या अंग्रेज में जो हाउस ऑफ कॉमन्स थी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं लोकसभा थी, लोकसभा का सदस्य था बर्क, और इसी ने बाद में वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया था, जिसमें 95 में अंतिम रूप से जाकर के वारेन हेस्टिंग्स को बरी कर दिया गया था। संक्षेप में अगर हम बात करें तो उसके अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों से अंग्रेज अंतरात्मा को ठेस पहुंची, लेकिन जो भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना है वो अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गई, और उसने एक सुदृढ़ प्रशासन प्रणाली तथा न्याय व्यवस्था के माध्यम से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, या भारत में कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। और इसी योगदान के चलते बाद के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने आकर के इस भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाया। तो इस प्रकार से आपका जो वारेन हेस्टिंग्स है का पूरा लेक्चर था, 4 क्लासों के माध्यम से आप लोगों ने वो पूरा कवर कर लिया। इसके बाद अब हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि इसके बाद एक मुख्य गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।